नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना संकट को लेकर चिंतित है, तो तुर्की ने विश्व राजनीति में एक नया तर्क को जन्म दिया है। ये तर्क कोई छोटा नहीं है। तुर्की के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है, जिसको लेकर विश्व के दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। हागिया सोफिया तुर्की के सबसे अच्छे ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, जो देश को एक विश्व मानचित्र पर रखता है। ये स्मारक दुनिया के अनोखे वास्तुशिल्प आश्चर्यों में से एक है। इस्लाम के अनुयायियों की प्रार्थना के लिए इस स्मारक के द्वार फिर से खोले जाएंगे। इस फैसले की घोषणा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने शुक्रवार को की थी। घोषणा के बाद देश में और पड़ोसी ग्रीस में ईसाइयों में असंतोष फैल गया। ये फैसला तुर्की की शीर्ष अदालत द्वारा 6वीं शताब्दी में बिजान्टिन स्मारक से संग्रहालय के बैच को हटाने के बाद आया। ऐतिहासिक इस्तांबुल में हागिया सोफिया को देखने के लिए दुनिया भर के ऐतिहासिक पर्यटक आते हैं। इसे ईसाई बिजान्टिन साम्राज्य के दौरान एक चर्च के रूप में बनाया गया था। (1453) में जब ओटोमन्स द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया गया, तो चर्च को एक मस्जिद में बदल दिया गया। 1934 में कैबिनेट ने हागिया सोफिया को एक संग्रहालय में बदलने का फैसला किया। हालांकि तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य परिषद के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि संपत्ति का सौदा हागिया सोफिया मस्जिद के रूप में पंजीकृत है। तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और राष्ट्रपति के कदम से न केवल पश्चिम के साथ बल्कि तुर्की के कट्टर दुश्मन के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। जानकार सूत्रों का मानना है कि रूस के साथ संबंधों में हालिया सुधार, जिसे रेसेप तैयब एर्दोगन ने शुरू किया था, बिगड़ने की संभावना है। इस कदम के बाद ग्रीस ने यह कहकर प्रतिक्रिया दी कि तुर्की एक मुस्लिम बहुल देश है, खुले तौर पर सभ्य समाज को उकसा रहा था। संस्कृति मंत्री लीना मेंदानी ने कहा कि रेसेप तैयब एर्दोगन के कदम ने तुर्की को 6 शताब्दी पीछे धकेल दिया है। रूस के रूढ़िवादी चर्च ने नाराजगी व्यक्त की है। चर्च के प्रवक्ता व्लादिमीर लेगोइदा ने कहा है कि निर्णय लाखों ईसाइयों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले बार बार निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया गया। समझा जाता है कि फैसला लेने से पहले कोई शब्द नहीं लिया गया था। यूनेस्को के प्रमुख आड्रे अजूले ने कहा कि यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र के संस्कृति विभाग के परामर्श के बिना किया गया था। उन्हें खुद भी इसके लिए बहुत खेद है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग द्वारा इसका विरोध और कड़ी आलोचना की गई। उनके अनुसार इस ऐतिहासिक स्मारक का असमान रूप से राजनीतिकरण किया गया है। क्या ये फैसला और बदलाव अप्रत्याशित है? क्या उस प्रतीक को नष्ट करने से देश का चरित्र बदल सकता है? इसलिए भले ही कुछ लोगों के अधिकारों को कम करने का निर्णय हो, लेकिन ये कहना होगा कि निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाना है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव। क्या ये बदलाव अप्रत्याशित है? उस देश में रूढ़िवादी मुसलमान लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रहे थे। मांग करते हुए इस स्मारक को बीच के इतिहास को हटाकर फिर से एक मस्जिद बनने दी। एर्दोगन ने खुद लगातार कहा कि ये उनके मुख्य लक्ष्यों में से एक है। सभी देशों के पास कुछ प्रतीक हैं। स्मारक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष तुर्की का प्रतीक था। उस प्रतीक को नष्ट करने से देश का चरित्र बदल सकता है। तुर्की के विश्व विजेता लेखक ओरहान पामुक ने सार्वजनिक रूप से कहा, नहीं, उनका देश अब धर्मनिरपेक्ष नहीं है। जब शुक्रवार को वहां से नमाज के लिए पुकार सुनी गई, तो नई मस्जिद के सामने पूरा प्रांगण अल्लाह अकबर की जीत से लोगों की खुशी के साथ फूट रहा था। राम मंदिर कुछ समय पहले बाबरी मस्जिद के खंडहरों पर बनाया जाएगा, जैसा कि एशिया के एक अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सुनने के बाद जय श्री राम की ध्वनि के साथ किया था। तुर्की लोकतांत्रिक देश है। राष्ट्रपति एर्दोगन अभी चुने गए हैं। देश की संसद में वह और उनकी पार्टी के निर्वाचित सदस्य उस देश के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुमत शब्द निश्चित रूप से एक देश में एक चीज का मतलब है, इस मायने में कि भारत में राम मंदिर वजनदार है। मोदी भक्त केवल सर्वव्यापक तुर्की में कट्टर इस्लामवादी बहुसंख्यक नहीं है। एक लंबी धर्मनिरपेक्ष परंपरा पर चलते हुए देश का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करने लगा है और कट्टरपंथियों के साथ रहने उन्हें एक तरह का साहस और दृढ़ विश्वास दिलाया है, जो सभी देशों में नहीं देखा जाता है। फिर भी वोट के परिणाम स्वरूप इस्लामवादी नेता एर्दोगन ने जीत हासिल की। शासक विजयी होता है। शासक को निर्णय लेने का अधिकार है।
शासक के निर्णय की अवज्ञा के लिए बड़ी संख्या में विरोधियों के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए भले ही कुछ लोगों के अधिकारों को कम करने का निर्णय हो, लेकिन ये कहना होगा कि निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र की घोषणा का मतलब है कि समानता का लक्ष्य हासिल किया गया है? लक्ष्य और पद को भ्रमित करने का एक स्पष्ट खतरा है। पिछले कुछ दशकों के इतिहास ने साबित कर दिया है कि मान्यता या इनकार के अन्य रास्ते वोट की गिनती के तहत दफन किए जा सकते हैं। केवल संसद ही क्यों, यहाँ तक कि एक लोकतांत्रिक देश की न्यायपालिका में भी लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। ये सत्तावादी राज्य की अदालतों के साथ कई मतभेद हैं। भले ही लोगों द्वारा निर्वाचित या नामित नहीं किया गया हो, यह माना जाता है कि एक लोकतांत्रिक देश की अदालतों की मुख्य जिम्मेदारी जनता के साथ होती है, शासक के साथ नहीं। परिणाम स्वरूप एक ऐसे लोकतंत्र में जहां जनप्रतिनिधियों और न्यायालयों की राय, आदेश और निर्देश एक समान में गूंजते हैं, चाहे वह देश के अंदर या बाहर कितना भी गुस्सा, अपमानजनक या खतरनाक क्यों ना हो, विपक्ष को लग सकता है। इस नए सत्तावाद पर अधिक चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन अभी के लिए इस वैश्विक विकार पर आज के शोधकर्ता और विश्लेषक जो नई रोशनी डाल रहे हैं, वे धीरे धीरे एक सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं। लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र की हत्या की ये समस्या चारों दिशाओं में अचानक चकाचौंध हो गई है, लेकिन ये कोई नई घटना नहीं है। शायद ये लोकतंत्र की शुरुआत है। जिस तरह से हम आज ये भूल जाते हैं कि बहुसंख्यकवाद से हमारा मतलब है कि आज अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुमत का कर्तव्य है, लोकतंत्र की शुरुआत में उस आक्रामक प्रवृत्ति में गिरने का खतरा शुरू से रहा होगा। आज की स्थिति में भी जब हम लोकतंत्र के अग्रदूतों में से एक जॉन स्टुअर्ट मिल की प्रतिनिधि सरकार को पढ़ने के लिए बैठते हैं, तब भी हमें उनमें भय के छिद्र दिख सकते हैं। मिल ने कहा कि या तो पूरा समाज या समाज का एक बड़ा वर्ग अपने प्रतिनिधियों को पूर्ण शक्ति देने के लिए मतदान करेगा। क्या सत्ता की समग्रता पर उनके शब्दों का जोर नहीं था? पावर द मस्ट पोज इन ऑल कंप्लीटनेस। उन्होंने कहा, सत्ता के पीछे एकमात्र चीज लोगों की मान्यता है, लेकिन किस तरह की मान्यता, किस तरह से? क्या अमेरिकी राजनेता जेफरसन की सहमति का मुख्य स्वरूप मिल की तरह शासक नहीं है? पिछले कुछ दशकों के इतिहास ने साबित कर दिया कि मान्यता या इनकार के अन्य रास्ते वोट की गिनती के तहत दफन किए जा सकते हैं। आज उसके पास ये शक्तिशाली उग्र रूप है, क्योंकि उसने दिया है। वास्तव में लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार की मान्यता है, और उसके आधार पर शासन की मान्यता की शर्त भी है, जो सभी सही है। लेकिन हम जो भी लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं, जो भी हम सार्वभौमिकता, समानता, गैर भेदभाव के बारे में सोचते हैं, ये थोड़ा अतिरंजित लगता है। वे लोकतंत्र के चरित्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लक्ष्य हैं। सभी के लिए मतदान के अधिकार का अभ्यास करने, एक दिन समानता तक पहुंचने हमारे लिए संभव है। इसलिए समानता ही लोकतंत्र का लक्ष्य है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र की घोषणा का मतलब है कि समानता का लक्ष्य हासिल किया गया है? लक्ष्य और पद को भ्रमित करने का एक स्पष्ट खतरा है। समाजशास्त्री चार्ल्स टेलर का कहना है कि लोकतंत्र में हम टेलोस के बारे में सोचकर निर्णय लेने के आदी हो गए हैं। लेकिन तथ्य यह है कि क्या लोकतंत्र अपने वंचित सफलता प्राप्त करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोकतंत्र का उपयोग कैसे करते हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।